ओके, सो अब ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, किसी के जिसके स्कूल में हो गया उसको ये पता होगा, शायद विधि का हो चुका है ना विधि? तो आपको पता हाँ होगा सर। ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही आसान है या नहीं? सर है तो सही। कुछ ज्यादा ही आसान है, ये करते हुए कई बार तो ये लग जाता है कि इतना आसान कैसे हो सकता है। तो हम भी इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। मुश्किल से 4 मार्क्स का आएगा शायद ये चैप्टर एग्जाम में भी, इससे ज्यादा का नहीं आएगा जितना मुझे लगता है। बोर्ड्स में तो 4 नंबर का ही था ये चैप्टर, मतलब अब स्कूल के ऊपर होता है। सो चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ सप्लाई। लास्ट चैप्टर कौन सा किया था हमने? थियरी नाम वाला नहीं थी वो, तो चलो कंज्यूमर बिहेवियर। थियरी ऑफ डिमांड किया था हमने एक चैप्टर, आपको याद होगा। अब डिमांड क्या होता था, मेरे को डेफिनेशन बता दो कोई एकदम ये एग्जैक्ट। सर वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट और रिवेन्यू थे ये बिल्कुल अलग ही है उनसे, या फिर ये उन्हीं का उसी एक यूनिट में पार्ट है, है? प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो उस प्रोड्यूसर बिहेवियर के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, और एंड सप्लाई का ये सप्लाई है। ठीक है, ठीक। कितनी ओके। यूनिट रह गई? इसके बाद माइक्रो की यूनिट्स हमारी 2 रह गई। उसमें से एक यूनिट जो है उसमें तो मैं क्या ही उसको यूनिट बोलूं, आधे से ज्यादा हटा दिया उसका सिलेबस में से आप लोगों के। राइट, सो और उसके बाद जो यूनिट है लास्ट, उस यूनिट में एक ही चैप्टर है, मतलब लाइक वो यूनिट और चैप्टर एक ही है। ओके, सो यू कैन सिंपली से कि इसके बाद हमारे माइक्रो के चैप्टर ही 2 रह गए एंड माइक्रो खत्म हो जाएगी हमारी। ओके, सो अच्छा, तो डिमांड की डेफिनेशन बताओ मेरे को कोई। वाह, मैं बताऊं? बताओ बताओ। Demand refers to that quantity of product which a consumer is willing and able to buy at a given price और time भी था एंड इन in अ both. गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना? अच्छा, जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है? डिमांड करता है। और जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? Supply. सप्लाई करता है। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सप्लाई रेफर्स टू दैट, नहीं वेट करो तो शाली। सो सप्लाई रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट which a producer is willing to and able to sell at a various prices, ठीक है, and in a given period of time। तो हाँ, आपने जो सुना वो यही था। हमने डिमांड की जगह पर सप्लाई लगा दिया, बायर की जगह पर प्रोड्यूसर या फॉर्म लगा दिया, और बाकी सब कुछ सेम था। तो यही डेफिनेशन है एग्जैक्टली आपकी। ठीक है, सो यू कैन इवन सी हियर कि सप्लाई कहाँ गई? सप्लाई, दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा, ठीक है, कि भाई जहां बस एक फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को छोड़कर बाकी सब कुछ जो है ना, यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। जैसे आप लोग याद है इसमें करते थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसका मतलब क्या होता था? प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में चेंज आया, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो इट विल गो लाइक दिस। ये पूरा चैप्टर ही ऐसे से ही चलेगा। रिपीट करना एक बार अपनी लास्ट लाइन। कुछ नहीं होता, वो अभी पढ़ेंगे, आगे का अगली क्लास का टॉपिक है तभी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही दे रहा है कि डिमांड और सप्लाई 2 पिलर्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, दे गो हैंड इन हैंड। डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होनी पड़ती है, और तभी जाकर एक प्राइस डिसाइड हो पाता है, विच विल बी आवर लास्ट यूनिट। ठीक है, हमेशा याद रखना एक बात, मैं जहां से शुरू करा था ना वहीं पर खत्म करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली क्लास में तुम लोगों को बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम है क्या? एक ऐसा प्राइस निकालना, अब याद रख, हर बार याद रखना ये बात, एक ऐसा प्राइस निकालना जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों सामान खरीद सकें। प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये लास्ट यूनिट में हम यही करेंगे। ओके, तो अभी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क होता है। ठीक है, सो आप लोगों ने पढ़ा है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है अभी तक अकाउंट्स में या कहीं पर? स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल नहीं पढ़ा? ओके, नो प्रॉब्लम, 12th में आएगा फिर वो। राइट, सो
हाँ, तो यहाँ पर स्टॉक और सप्लाई की बात हो रही है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई चीज आपके पास कितनी है, दैट इज नोन एज दी स्टॉक, राइट। और सप्लाई, सप्लाई मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ओके, सो हाँ, उसके बाद राइट, अब आते हैं हम अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पर। तो एक चीज उसके अंदर भी मैंने आपको बताई थी डिमांड में, कि अगर सिर्फ सप्लाई हम सिर्फ हमसे डिमांड पूछी जाए तो हम इंडिविजुअल डिमांड बताते हैं या मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड। राइट। उसी तरह यहाँ पर अगर हमसे सप्लाई पूछी जाए तो और कुछ ना बोला जाए तो हम कौन सी सप्लाई बताएंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, बिल्कुल सही था। ओके, अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सबसे पहला प्राइमरी फैक्टर क्या होता है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और यहाँ पर विलिंगनेस की बात हो रही है ना, कि भाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी, क्या करना चाहता है सेलर और क्या करने के लायक है सेलर, ठीक है। जस्ट लाइक हम बायर के केस में बात करते थे, क्या करना चाहता है बायर और क्या करने के लायक है बायर। ओके, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो अब आप लोग ये सोचो, सब आप सप्लायर हो, आप फर्म हो, प्रोड्यूसर हो, अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो आप उसको ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे मार्केट में या कम? ज्यादा। बताओ। ज्यादा। अगर किसी चीज का मार्केट प्राइस ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे, राइट। तो इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेगा, अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही टर्म यूज कर रहा हूँ, क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। सो जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। तो इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब भाई मान लो आप वीट उगाते हो, लेट से आप वीट को प्रोसेस करते हो, ठीक है, गेहूं से बहुत चीजें बनती हैं आगे, और तो आप अपनी फैक्ट्री में वीट को प्रोसेस करते हो। आप वीट को प्रोसेस करते हो और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे आप कॉर्न को भी प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको, उससे आप अभी, मैं कहूंगा गिवन गुड, गिवन गुड क्या है हमारा? वीट। इस चीज का काम तो तुम कर रहे हो, राइट। और लेट से जो रिलेटेड गुड है या अदर गुड, वो है कॉर्न। अपने रिसोर्सेज से तुम कॉर्न का काम कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई? मेरा एग्जांपल क्या है? वीट का काम तुम कर रहे हो और तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे तुम कॉर्न का काम कर सकते हो। ओके, कॉर्न का प्राइस बढ़ गया, मार्केट प्राइस, कॉर्न का वही प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ही होता है, बढ़ गया, तो तुम अपनी वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे या फिर सप्लाई वर्ड यूज करेंगे हम, वीट की सप्लाई को बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाएंगे। उत्कर्ष, कॉर्न का प्राइस बढ़ गया है मार्केट में, प्राइस मतलब कॉर्न ज्यादा मुनाफे में, ज्यादा प्राइस पर बिक रहा है बाजार में, हाँ। तो तुम वीट बनाते हो तो तुम कॉर्न नहीं बनाओगे अब वीट अदर, छोड़ के? तुम अभी वीट हम का अदर काम गुड कर रहे साथ हो। साथ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम कॉर्न बना सकते हो चाहो तो, अच्छा। राइट।
तो नहीं, अगर मुझे आपका क्वेश्चन ऐसे लगा कि हम ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, नहीं दोनों नहीं सेल करते हैं, लेकिन किसका प्राइस बढ़ा तो उसकी कैसे डिमांड नहीं नहीं, बढ़ेगी। तो अब कॉर्न का मार्केट प्राइस अगर बढ़ गया तो तुम अपने गिवन गुड की प्रोडक्ट सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर देंगे। कम कर दोगे। लेस ठीक है, कम कर तान्या, देंगे। अदिति, रिया, तुषाली, अदिति, अर्पिता। पहले वाले हम डिमांड में तो हम पढ़ते थे कि अदर गुड्स। नहीं नहीं, वो मिक्स मत करो, वो मिक्स मत करो, फैक्टर्स अलग है, सप्लाई के अलग है, इसके अलग है। ठीक है, इसके अंदर कोई सब पार्ट्स भी नहीं है, मैंने बोला ना सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को छोड़कर बाकी सब कुछ मिलता जुलता है। ओके, सो हाँ, सो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इनवर्स रिलेशनशिप तुम लोगों को मैं ऐसे जो हिलाता हूँ ना यहाँ से इधर, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि मतलब नहीं क्या मैं फेंक रहा हूँ तुम लोगों को ऊपर से नीचे। सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गिवन गुड। उत्कर्ष, सप्लाई वर्ड आएगा या क्वांटिटी सप्लाइड आएगा? क्वांटिटी सप्लाइड। अरे भाई, भूल गए क्या? नहीं आएगा, सप्लाई ही हाँ, आएगा। अदर फैक्टर्स की जब बात होती है तो सप्लाई वर्ड पूरा तो आता है। सुनो। हाँ ठीक है, ओके। अब ये जो पॉइंट हमने किया ना, इसके अंदर अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। तो कोई कुछ लोग अदर की जगह पर वर्ड लिखवाते हैं रिलेटेड गुड्स, और रिलेटेड गुड में ये जो मैंने एग्जांपल लिया वो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट का मीनिंग इस तरह से लेते हैं कि अ गुड विच अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस इन द प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट गुड का कंज्यूमर के केस में क्या कहते थे कि भाई हम इसको इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दूसरे की जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सब्स्टिट्यूट गुड किस तरह से है, क्यों? क्योंकि भाई प्रोड्यूसर वीट की जगह पर कॉर्न या कॉर्न की जगह पर वीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो सब लोग सही हैं, तो जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो। प्राइस ऑफ अदर गुड्स लिखना है तो वो लिख सकते हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिखना है तो वो लिख सकते हो। ओके, अगला आ जाता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत आसान है, जिस चीज का सप्लाई करने में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का खर्चा बढ़ जाएगा, रेंट बढ़ जाएगा, वेजेस बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज सप्लाई ज्यादा करोगे या कम करोगे? हम्म, कम करेंगे। कम करोगे, क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया। ओके, अगला आ सर एक जाता, मिनट में कैमरा खोल रहा हूँ सर। हाँ अगला आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। सर सब्सिडीज वगैरह इसी में ही आएंगे फिर वो अलग? गवर्नमेंट पॉलिसीज में आएगी वो, राइट। सो ओके, अगर यूनिट टैक्स, मतलब एक यूनिट पर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट आपके बनाए हुए प्रोडक्ट पर, अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको अच्छी टर्मिनोलॉजी में जाएंगे। अगर अब आप मेरे को बताओगे कि मैं क्या टर्म यूज करूं, अगर टैक्स बढ़ेगा तो हर एडिशनल यूनिट को बनाने वाला जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। मतलब कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। अरे वाह, पर यहाँ राइट। यूज होगा। ये देखो ना, यही तो यूज है। अगर आपका बनाने पे एक्साइज, जो एक्साइज लगता है, राइट, दैट इज ऑन द प्रोडक्शन। आप जितना बनाते हो उस पे टैक्स लग रहा है, तो आप जितनी यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से टैक्स अगर लग रहा है, तो आपका हर एडिशनल यूनिट को बनाने पर जो खर्चा है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपकी जो विलिंगनेस टू, वही मतलब जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? कम कम। कम। कम, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी वाला जो पॉइंट है,
ठीक है, या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसको समझाने का मजा ही तब आता है जब बच्चे को कॉस्ट आता हो, राइट। सो क्योंकि थर्ड में भी वही सेम बात है कि आपकी एवरेज या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी और उस वजह से आपका प्रॉफिट के प्रोस्पेक्ट्स कम होंगे एंड आपको सप्लाई आप कम करना चाहोगे। गवर्नमेंट ना सब्सिडी देती है अच्छी अच्छी चीजों पर। मान लो आप खादी प्रोडक्ट्स बनाते हो, राइट। अगर आप खादी से रिलेटेड प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो ना, तो गवर्नमेंट को लगता है कि वाह ये तो बढ़िया चीज बना रहा है, ठीक है। अब तो वो कहती है कि इन लोगों को कुछ बेनिफिट देना चाहिए, इनसे हमें टैक्स कम लेना चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि लेट्स से मेरे को आपसे 10 रुपए लेने हैं, ठीक है, और मैं आपको उसके बाद 2 रुपए वापस करने वाला हूँ बिकॉज आप अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं सिंपली आपसे 8 रुपए ले लूंगा ना, यस और नो, है ना। अगर मेरे को आपसे 10 रुपए लेकर 2 रुपए वापस करने का तो कोई तुक नहीं बनता। तो एक्चुअली में थियोरेटिकली सब्सिडी होते हैं वो 2 रुपए, ठीक है। सो दैट इज द रिलैक्सेशन या फाइनेंशियल एड जो गवर्नमेंट आपको फर्म्स को या प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करती है अगर वो कुछ अच्छा बनाते हैं तो, राइट। सो थियोरेटिकली ये होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट पहले पूरा टैक्स लेगी फिर तुम्हें वापस करेगी। तो गवर्नमेंट पहले ही तुम्हें बता देती है कि भाई इतनी सब्सिडी है, तो जो भी उसको काट के टैक्स बनता हो वो दे देना, बार बार की मच मच करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो हाँ, तो सब्सिडी का मतलब है फाइनेंशियल हेल्प या रिलैक्सेशन। तो अगर रिलैक्सेशन मिलेगी तो आपका खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। सप्लाई क्या करोगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, सब इंटेलिजेंट हो रहे हैं एकदम। इस चैप्टर में तो सब इंटेलिजेंट होंगे अभी, ठीक है। सो सबको समझ में आ रहा है? तुषाली, उत्कर्ष, अर्पिता, दीक्षा, तान्या, विधि, यस सर। अदिति, ओके, यस सर। राइट। वीडियो ऑन कर लो रिया। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर ही तो है, क्या? सब्सिडीज गवर्नमेंट पॉलिसी में ही तो है। हाँ, तो यही तो कहा था मैंने तुषाली को। मैं वही पूछ रही थी। हाँ, सो ओके, उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कह लो या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कम होएगी या बढ़ेगी प्रोडक्शन की? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो उस चीज की तुम सप्लाई क्या करना चाहोगे? कम। कम। राइट। और अगर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट कम, सप्लाई ज्यादा। कॉस्ट कम होगी। यही तो बोला। तो तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट भी यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। और फिर भी स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते, बताओ, Sense यहाँ of मैं price। इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है। सो हाँ, कुछ बोल रहे हो रिया? सर फिर यहाँ पर इन रेफरेंस टू पर यूनिट भी तो करना पड़ेगा अगर हाँ, तो ये एवरेज। पर यूनिट कॉस्ट तो लिखते हैं अल्टीमेटली, मतलब कि भाई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी देन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज, right? So and producer will be less willing to supply the units at the desired prices. Okay, so you can write that, but again मैं स्कूलों की बातें सुनता हूँ ना, तो फिर उसके बाद आई एम लाइक कि मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। आपके स्कूल वाले कह देंगे कि हमने एवरेज कॉस्ट, मतलब क्या बना रहे हैं बच्चों को ये लोग, कि भाई एवरेज वर्ड अगर बच्चा लिख दे एग्जाम में तो उसको तुम्हें मार्क्स देने चाहिए ये सोच के कि उसने बिल्कुल सही चीज लिखी है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ कॉस्ट लिखने वाले के मार्क्स काटो, बट यहाँ तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि टीचर ने कॉस्ट लिखवाया है और तुमने एवरेज लिख दिया तो वो मार्क्स काट देगी। सो यू हैव टू सी चाहे दैट, बुक में एवरेज कॉस्ट हो। चाहे बुक में एवरेज कॉस्ट हो। हाँ, सो ओके, सो ये हो गया क्या, टेक्नोलॉजी। एक पॉइंट और है, ठीक है, 6 मार्क्स का वैसे कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आने वाला सप्लाई का, ठीक है। वो आता है क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्म। ये एक अच्छा पॉइंट है। अपने आसपास आज की डेट में तो हम कई ऐसे एग्जांपल्स होंगे, हमें दिखते होंगे, और
कि चाहे वो कोई बहुत बड़े ब्रांड्स ना हो, कई लोग स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस या फिर इवन लॉस पर भी बेचते हैं या नहीं बिजनेस की स्टार्टिंग में? सर रिपीट करना एक बार। कई लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं आज की डेट में इस मॉडर्न उसमें, राइट, सो बहुत से लोग सामान को लॉस पर भी बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी से हर के मिंत्रा हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया, ये आज तक लॉस में है, प्रॉफिट में तो आए नहीं कभी, राइट। ये मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इंडिया के सर अंदर इनमें अमेजोन से कहाँ से लॉस है? इंडिया में सब लॉस में है। इंडिया में दे ऑल आर वर्किंग एट ऑन ह्यूज लॉसेस। पेटीएम है, ठीक है, दे ऑल आर वर्किंग एट लॉसेस, ठीक है। अच्छा, लॉसेस का मतलब ये नहीं होता कि उनके मालिक नहीं कमा रहे, वो लोग अपनी सैलरी ले रहे हैं, दैट सैलरी इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। पेटीएम और पेटीएम का मालिक दो अलग चीज है, मतलब पेटीएम और पेटीएम के जो फाउंडर्स हैं वो अलग है, ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो तुम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो, राइट। हाँ, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस उसके एम्प्लॉयज की सैलरी देके निकलता है। रिलायंस का प्रॉफिट मुकेश अंबानी की सैलरी के बाद निकलता है, राइट। सो मुकेश अंबानी को सैलरी मिल जाती है, अपनी पीएनएल अकाउंट में सैलरी डल जाती है उसकी डेबिट में, उसके बाद लॉस होता है अगर होता है तो, ओके। सो हाँ, तो जो भी बिजनेसेस स्टार्टिंग में आते हैं नए नए, ठीक है, ये बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, जो भी लोग हैं, ये स्टार्टिंग में इतने आप लोगों को इतनी सप्लाई करते हैं, क्या ये अपनी सप्लाई रोकते हैं स्टार्टिंग में? बताओ, नहीं रोकते, है ना। So they supply more even at huge losses. Why? Because of their long term objectives. ठीक है, सो अगर किसी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट शेयर लीडरशिप, अगर किसी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को मार्केट शेयर में लीडरशिप चाहिए, सो वो सप्लाई को इंक्रीज करेगा इवन एट लॉसेस, ठीक है। सो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत मैटर करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि भाई तुम सप्लाई के साथ कैसे खेलोगे, ओके। सो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी फैक्टर्स, या फिर क्या टर्म बोलते थे हम इनके लिए, अदर फैक्टर्स, राइट। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी फैक्टर्स या फिर अदर फैक्टर्स। और प्राइस जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी फैक्टर, ओके। सो प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो क्या बोलेंगे, चेंज इन, क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। तान्या, विधि, क्लियर है ये? रिया, क्लियर है एकदम, ठीक है। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज, अच्छा, जब प्राइस की वजह से चेंज आता है तो कीप अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट के लिए एक टर्म बताई थी, क्या थी? राइट, सेटेरस पेरिबस, ठीक है। सो सेटेरस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ओके। अब लिखेंगे ज्यादा इजियर रहेगा, क्या तुशाली? इंग्लिश में लिखेंगे ज्यादा इजियर रहेगा। अरे वो क्वेश्चन में पूछ देते हैं, सेटेरस पेरिबस स्कूल वाले दे देंगे। मेरी टीचर को नहीं पता होगा ये वर्ड, अरे नहीं पता होगा, ऐसा उससे नहीं होता। तो ये स्कूल एक बार बोर्ड के एग्जाम में हुआ, जब बहुत पहले की बात है, मैंने भी नहीं दिया था तब, एक ही सेटेरस पेरिबस उन्होंने टर्म दे दिया, बच्चे पागल हो गए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये टर्म बताई हुई है। तो हाँ, बच्चे सोचे कोई नया क्वेश्चन आ गया है, सोचो आ जाए एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड सेटेरस पेरिबस, तुम कहोगे लॉ ऑफ डिमांड तो पता था, सेटेरस पेरिबस क्या है ये? लॉ ऑफ डिमांड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। सो मजाक कभी भी हो सकता है। यूपीएससी के पैसे उसमें ना आ जाए, किस में? यूपीएससी में ना लिख के रखो। यूपीएससी में नहीं आएगा, यूपीएससी नेक्स्ट लेवल चीज है, ओके। सो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो मेरे लिए मतलब बहुत आसान है ये चैप्टर कराना ना, मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि लाइक चलो ठीक है, अब जितना चैप्टर बचा है सब अपने आप होता रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई करा दिए। सो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होगा दीक्षा?
सप्लाई फंक्शन, अरे यार तान्या आप बताओ। So if it shows the functional relationship between quantity supplied and of a particular commodity. हाँ, मैं कितनी बार बताऊं आप लोगों को यार, फंक्शन वाली चीज तो प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, डिमांड हो गया। अरे फंक्शन का मतलब यार सिंपली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ना, इसको याद रखो। दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। मतलब वाई की सारी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स की वैल्यू पर, राइट। वाई इज 2x, तो मतलब अगर x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y 4 है। तो इसका मतलब y की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? ऑन वैल्यू ऑफ x। तान्या आपको नहीं आ रहा, मैं इसलिए समझा रहा हूं, राइट। सो हाँ, y की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन वैल्यू ऑफ x। ओके, सो सप्लाई फंक्शन क्या होगा? ठीक है, जहां पर तो मतलब देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। तो अगर हम सप्लाई की बात करें तो एक तरफ अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई लिख लें कि भाई ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, राइट। इन सब के ऊपर डिपेंड करती है क्या? सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। यस और नो? इन सब के ऊपर डिपेंड Yes, करता sir. है क्या? ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? y ये हो गया और x ये पूरा हो गया। तो इसका मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई इज नोन एज द इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन या सप्लाई फंक्शन। ऑल राइट, ऑल राइट, सबको समझ आया? यस सर। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें, सबसे पहले तो मार्केट सप्लाई का मीनिंग, जब एक फर्म की बात करेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई, और जब सब फर्म्स की बात करेंगे वो मार्केट सप्लाई, राइट। सो यहाँ पर क्या है? ऑल द फर्म्स। एंड अगेन ये जो आपको सप्लाई के नोट्स क्लास वाइज मिलेंगे, उसका रीजन ये है कि मैंने इनको थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, क्योंकि ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने वो नोट्स निकाल के देखना डिमांड वाले के साथ मैच करके। सो आई एम ट्राइंग कि लैंग्वेज जो है ना जितनी सेम कर सकूं कर दूं, सो दैट आप लोगों को आसानी हो। जब भी आप नई क्लास के भेजो ना, पुरानी क्लास के साथ भी अटैच करते रहना। वो मैं लास्ट में कर दूंगा, कर नहीं दूंगा। लास्ट में नहीं, मतलब लाइन वाइज ही रखना। वो तो लाइन वाइज ही रखूंगा, मतलब अटैच मैं ना एक ही बार में करूंगा सारे, जब सारे हो जाएंगे। ओके, वरना वो ना एप्लिक ये व्हाट्सएप पर भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है वरना। ओके, तो मार्केट सप्लाई के अंदर याद रखना है हमको कि एक फर्म की बात नहीं हो रही, ऑल दी फर्म्स की बात हो रही है, राइट। सो जैसे मार्केट डिमांड में एक बायर की बात नहीं होती थी, ऑल दी बायर्स की बात होती थी, राइट। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई के अंदर पहले 5 फैक्टर सेम है जो हमने ऊपर बात करी, उसके बाद कुछ ऐड हो जाते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आप लोग अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कम करोगे बढ़ाओगे? बढ़ाना ही चाहिए। बढ़ाओगे, डेफिनेटली बढ़ाओगे। पता लगे वही बात हो जाएगी, 50-50 खरीदने गए बट क्रैक जैक मिल गया, क्योंकि 50-50 था नहीं, तो कहीं पता लगे अब लाइफ टाइम मैं क्रैक जैक ही खाता रहूं, है। तो इट हैपेंस कि भाई अगर हमें हमारा प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं मिला और दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो पहला प्रोडक्ट की तो हमने खत्म कर दी ना सेल, खत्म मतलब अपने एंड से खत्म कर दी ना सेल। तो अगर मार्केट में फर्म्स काफी सारी हैं तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो आप लोग अपनी सप्लाई को बढ़ाओगे, राइट, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन। ऑल राइट, यस और नो बोल दिया करो, Yes, sir. गुस्सा आ यस जाएगा सर। वरना मुझे।
ठीक है, सो उसके सर आप कर बाद लो गुस्सा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। ठीक है, कि भाई अगर सेलर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, तो वो आज उसकी सप्लाई ज्यादा करेगा या फ्यूचर में ज्यादा करेगा? फ्यूचर कितना बेकार पॉइंट, मतलब फ्यूचर बेकार में। तो नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, तो हम आज उसकी सप्लाई क्यों करेंगे ज्यादा, आज उसकी सप्लाई कम करेंगे। तो अगर हमें प्राइस अगर प्राइस एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर है, ठीक है, सो प्रेजेंट में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ओके, क्लियर है सबको? सब बोलो यस, तभी आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस सर एक चीज, चीज बताना, हाँ बोलो। इंक्रीज इन डिमांड के अंदर हाँ जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और सारे फैक्टर्स फेवर में होते हैं, हाँ, तो उसके अंदर फ्यूचर प्राइसेस जो होते हैं वो क्या एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर होता है। हाँ, तभी तो हम आज ज्यादा सामान खरीदेंगे, अगर हमें डर होगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, राइट। अच्छा सो ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई का मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। किसी चीज को आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो, राइट, आसानी से लोगों को उसके बारे में बता सकते हो, उसका आसानी से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, राइट। उस चीज की सप्लाई बढ़ाओगे या फिर उस चीज की सप्लाई बढ़ाओगे जो कि लोग ऑर्डर प्लेस भी कर दें, तो हम ऐसे, कोई हमसे बोले कि सर आप ये बनाते हो, हाँ बनाते हैं, आप इसके ऑर्डर ले रहे हो, हाँ हम ऑर्डर ले रहे हैं, आप हमारे तक पहुंचा दोगे, नहीं हम पहुंचा नहीं पाएंगे। तो ऐसी चीज ऐसे तो नहीं करोगे ना कभी भी। जिस चीज को इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हो, जिस चीज के बारे में इजीली लोगों को बता सकते हो, उसी चीज की सप्लाई बढ़ाओगे। यस, Yes, sir. राइट। सो हाँ, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जिसके अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जिस चीज के लिए मिला हुआ होगा, हम उस चीज की सप्लाई बढ़ाएंगे। कंट्री के अंदर यही होता है, ठीक है। कंट्री के अंदर जब आप लोगों को अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो आईटी सर्विसेज, मतलब तुम आप कभी भी देखना, एक साथ पूरी इंडस्ट्री का बूम होता है, राइट। अगर साइबर हब जैसी जगहें बनेंगी, एरो सिटी जैसी जगह बनेगी, राइट, और बेंगलोर में वो क्या है, वो हमारे इंडिया की सिलिकॉन वैली, ठीक है। सो अगर ऐसे हब्स बनेंगे, राइट, तो क्या सिर्फ एक फर्म को फायदा होगा उससे? क्या सिर्फ एक इंसान आईटी इंडस्ट्री में जाएगा? नहीं, कलेक्टिवली बहुत सारे लोग जाएंगे। तो क्या सिर्फ किसी एक की सप्लाई बढ़ेगी? नहीं, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी, बिकॉज उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बिल्ड हुआ है, राइट। सो उसका फायदा सबको होगा, उससे सप्लाई बढ़ेगी तो कलेक्टिवली सबकी बढ़ेगी, सबकी इन द सेंस मेजॉरिटी की बढ़ेगी। देयर आर ऑलवेज सम पीपल हु आर एट लॉसेस इवन व्हेन देयर इंडस्ट्री इज बूमिंग। ओके, market supply function, functional relationship between market supply and factors affecting market supply. So ये हमने इसका ये बना दिया रिलेशनशिप जैसा इक्वेशन। ओके, बस एक लास्ट टॉपिक आज का, लॉ ऑफ सप्लाई। सर नोट्स तो खत्म हो गए, कुछ नहीं होता, नोट्स खत्म हो गए तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नहीं, बस हो जाएगा। ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई इसके बताओ। अंदर भी दो टाइप है, लॉ ऑफ क्वांटिटी सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई। वो, अरे लॉ ऑफ डिमांड तो एक ही होता था, वो तो अलग टॉपिक था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। अच्छा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था, कोई बताना? हाँ, वो प्राइस कांस्टेंट रहता था और वो प्राइस नहीं बढ़ते थे। कांस्टेंट रहता है, अरे पागल हो अदर गए। फैक्टर्स कांस्टेंट रहते थे, प्राइस कैसे कांस्टेंट होगा? हाँ अर्पिता अदर बोलो। फैक्टर्स कांस्टेंट रहते थे। Keeping the other factors constant, there is a direct relationship between quantity supplied and the price of the commodity. यस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट,
ठीक है, मैं नहीं लिख रहा वो ceteris paribus, ठीक है अभी। So there is a, कैसा रिलेशनशिप होगा दीक्षा? There is a, Inverse. अच्छा जी, Sorry, direct relationship. there is a direct relationship between price and, सर इनवर्स होगा ना लॉ ऑफ डिमांड में तो। ओ भाई सप्लाई की बात हो रही है अभी, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, क्या होगी? कम। सर पर आपने बोला था कि जो सेलर होगा वो करना चाहेगा। हाँ, पर तो इसमें उसी की बात हो रही है, वही बात हो रही है। हाँ, विलिंगनेस की बात, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, वो पहली जो डेफिनेशन में बात करी वो एग्जैक्टली वही है, राइट? सो वो तो टर्मिनोलॉजी ऐसी है, सो इट इज ऑल अबाउट द विलिंगनेस एंड एबिलिटी बोथ, ठीक है। एक्चुअली में अब करेगा क्या वो तो प्रैक्टिकली भगवान ही जानता है ना, ठीक है, मतलब अभी हमारे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये मतलब है कि वो करने की क्षमता रखता है और वो ये करना चाहता है, ओके। ये मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे नहीं पता ऐसे करके ये पूरा टेबल, बट ठीक है। प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट्स में है, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। ओके, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ वेरियस यूनिट्स अ प्रोड्यूसर विल सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस, इसको क्या बोलेंगे? इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? सप्लाई शेड्यूल। राइट, सप्लाई स्केड्यूल। पता नहीं अर्पिता बोलने वाली होती है ना, तभी पता नहीं क्यों ये बोल पड़ता है बीच में हमेशा बार बार। तो सप्लाई स्केड्यूल को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई स्केड्यूल इज दी tabular presentation. हाँ, showing various units of showing the units of quantity supplied at various prices. Okay, तुषाली, उत्कर्ष, दीक्षा, विधि, रिया। हाँ सर। ओके, $50, $100, $150, $200, $250, $10, $20, $30, $40, $50। कैसा बनेगा? कोई शेप बताएगा मेरे को? सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। ओ हेलो, डिमांड कर्व की क्या शेप बोलते थे हम? सर ये आप 10, 20, 30 भी लिख रहे हो। प्राइस यही है ना, 10 to 50। नहीं अभी आप नीचे भी लिख रहे थे ना वही। यहाँ ये लिख रहा हूँ 50, 100, 150, 200। हाँ तो बताओ भाई, कोई बता सकता है सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी? So वो downward sloping from left to right. वो तो डिमांड कर्व होता था। अपवर्ड जाएगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं, बताओ मेरे को। Upward, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट। टू राइट स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन। चलो देखते हैं। रिया, जब प्राइस 10 है तो सप्लाई कितनी है? अदिति, जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? Upward from left to right. देखते हैं। सर बट स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बनेगी। अरे देखते हैं भाई, इस एग्जांपल में क्या होता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा नहीं बनेगी, वो मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं तभी कहा स्ट्रेट लाइन मत बोलो।
बट बनेगा क्या? जब प्राइस 30 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 115, प्राइस 40 है तो कितनी है? 200, 50 है तो कितना है? 250. 250। और इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो जो हमारे पास बनेगा ये क्या है? हमारा सप्लाई कर्व, राइट। सो ये हमारा क्या बन गया? सप्लाई कर्व। और इसकी शेप कैसी बनी है? अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड From left स्लोपिंग to right. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्ट्रेट तो यहाँ पर बन गया, जरूरी थोड़ी ना स्ट्रेट बनेगा हमेशा, तो वो तो हम कभी बोलते भी नहीं, डिमांड में भी नहीं बोलते थे हम। अब चाहे बन जाए स्ट्रेट हमारे एग्जांपल में, राइट। सो सप्लाई कर्व, अच्छा सप्लाई कर्व की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या डेफिनेशन हो जाएगी सप्लाई कर्व की? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical presentation of various units of the commodity that a seller is willing to and able to sell, ठीक है, at various prices in the market, ठीक है। which is upward sloping from left to right. हाँ मतलब वो है ही, राइट, वो तो है ही। आगे सप्लाई कर्व इज इट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ त्रिशाली बोलो। कन्वेक्स भी तो बोल सकते हैं, कन्वेक्स टू एक्स। क्यों, क्या कन्वेक्स है इसमें भाई? अब अगर इसको, अगर जैसे इसमें तो स्ट्रेट लाइन है। हाँ तो स्ट्रेट लाइन, तभी तो हम शेप के बारे में कमेंट ही नहीं कर रहे ना। पहली बात तो कन्वेक्स इसमें बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कन्वेक्स और कॉन्केव हमेशा ओरिजिन के कंटेक्स्ट में देखा जाता है, राइट। और यहाँ पर जैसी सप्लाई कर्व की शेप है ना, तुम इसको ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, इन एनी केस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बोल पाओगे, राइट। हाँ तो हम यहाँ पे शेप के बारे में बोल ही नहीं रहे ना तो शैली। मैंने यहाँ पे कहाँ बोला कि सप्लाई कर्व स्ट्रेट होगा? बोला हमने कहीं पे भी? हम्म, नहीं, है ना। हमने डिमांड कर्व में कभी भी बोला कि डिमांड कर्व स्ट्रेट होगा? बताओ। नहीं, नहीं, है ना। तो हम शेप के बारे में नहीं करते, हम उसकी डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में बोलते हैं कि भाई सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो हमने कहा ऊपर जाएगा, तो हमने कहा कि भाई लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी या राइट से लेफ्ट आएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, राइट। तो इसी तरह डिमांड में भी जब लेफ्ट से राइट जाते थे तो डिमांड बढ़ती थी, बस फर्क क्या होता था, तब हम ऊपर से नीचे आते थे, यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो अब सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब ये तो सिंपल सी, लॉ ऑफ सप्लाई भी लिख सकते हैं ना। हाँ राइट, सीधा, बिल्कुल अच्छी बात है, नाइस, ठीक है। सो इसका रीजन हम सिंपली लिखते हैं क्या, मेरा काम बचा लिया अर्पिता ने, लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, क्लियर है अच्छे से? तान्या, दीक्षा, अर्पिता, तुषाली, उत्कर्ष, अदिति, विधि। यस सर। ओके, वेरी गुड, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू बाय सर।